85 साल का हो गया, मेरे को किसी भी मंत्री ने आकर के नहीं पूछा तेरे को क्या तकलीफ है। ले जांगला की लड़ाई में मेरा भाई साहब शहीद हुए थे 125 जवानों के साथ, 5 जवान बचे थे। वो सेना ने 17 लड़कियों को निकाला, नंगी निकालने के बाद वहाँ से लड़कियों को पाकिस्तान से 10 फाइटर आए गए जी। 10 फाइटरों ने जो है 3 चक्कर लगाए। साहब मेरे ऊपर काफ़ी केस लगाए, बोले भाई इसके पास 6 हथियार हैं, 6 राइफल हैं, 1 पिस्टल है। आजकल के सरपंच अपनी कोठियाँ बनाते हैं, आज तक कोठियाँ बनाई सरपंचों ने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं, एक जवान की कहानी, एक फौजी की कहानी जो अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक सिर्फ जूझता ही आया है। वो फौजी जो एक बार गांव का सरपंच बना तो उसने ही अपने गांव की सबसे पहले पक्की गलियां बनवाई, जो आज उम्र में 85 साल के ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन इनको 85 साल का जवान कहें या फिर 85 साल के वृद्ध कहें, उसमें बहुत भारी कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इनकी जो संघर्षपूर्ण ज़िंदगी रही है उसको देखें तो इनको 85 साल का जवान कहने का मन करता है। और आज इनके साथ हम मौजूद हैं, बलबीर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं और ये रेवाड़ी ज़िले के जुड्डी गांव से बिलोंग करते हैं। जुड्डी गांव के अंदर ही हम आज इनके पास, इनके घर पे मौजूद हैं। और इनका जो घर है वो आप पीछे देख सकते हैं कि इतने साल इन्होंने फ़ौज के अंदर नौकरी की, लेकिन उसके बाद भी इनके जो हालात हैं वो कैसे हैं वो आपके सामने हैं। इनसे हम बात भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये वही शख्स हैं जो एक बार जुड्डी गांव से और चंडीगढ़ तक साइकिल पे भी इन्होंने अपनी साइकिल के ऊपर सफ़र किया है इतना लंबा। तो चलिए इनसे बात कर रहे हैं तो इनके जीवन के बारे में सारी चीज़ें और इनके जीवन का जो संघर्ष है वो आपको बताते हैं। बाबा, आपको 85 साल का जवान कहें या वृद्ध कहें ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक फ़ौजी होने के नाते आपने जो अपना जीवन इतना संघर्षपूर्ण बिताया है, तो इस जीवन को आप कैसे मानते हैं? इतना संघर्ष रहा है पूरे जीवन में, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने? मैंने साहब सबसे पहले आसाम राइफल में नागाओं से साथ लड़ाई लड़ी, 13 आसाम राइफल का मुँह में जी। आखिरी में वहाँ से मैं डिस्चार्ज आ गया। आसाम राइफल से मैं दोबारा आर्मी में चला गया। आर्मी में चलाने जाने के बाद में भर्ती होकर मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद जो है मैं गया बिहार चला गया बिहार जाके मैंने वहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर रहा, जवानों को मैं ट्रेनिंग देता था। वहाँ से फिर बाद में जो है सन 1971 की लड़ाई होगी, उस समय मैं वहीं पर था। उस समय मैंने जवानों को 17 प्लाटूनों को कसन दिया मार्च पास में। उसके बाद जो है मार्च पास करवाने के बाद मैं 890 ATAC कंपनी में जम्मू पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया सम के ऊपर। उसके बाद उन्होंने गांव में रेकी किया। रेकी करने के बाद उन्होंने एक घर से अच्छी से लड़कियां छाट करके और वो पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान ले जाने के बाद उन्होंने एक भयंकर में नंगी करके 17 लड़कियों को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद जो है वो बंद कर दिया गया। आखिरी में हमारा जनरल साहब आया, विक्रम सिंह आया, उसने दरबार लिया। दरबार लेने के बाद बोला भाई कौन सी यूनिट उनको ले आ सकती है। एक जवान ने हाथ खड़ा कर दिया। हाथ करने का बाद बोला जी हम ले आएंगे। बोला ठीक है। उन्होंने रात को ही अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो है पहला जो फर्स्ट उनका सैनिक था पाकिस्तान का उसको मारा, फिर दूसरे को मारा, तीसरा आखिरी में जो है जहाँ पर लड़कियाँ भयंकर में नंगी बंद कर रखी थी वो भयंकर तक जो है हमारे सैनिक पहुँच गए। वहाँ भी संतरी था, वो भी मार दिए गए। आखिरी में हमारी सेना ने 17 लड़कियों को निकाला नंगी निकालने के बाद वहाँ से लड़कियों को जवानों ने किसी ने अपनी पैंट दी, किसी ने अपनी टोपी दी, किसी ने अपनी जर्सी निकाल कर दी। आखिरी में वहाँ से चलते समय एक लड़की उनमें से घबरा गई। वो साइड में मैन लगे हुए थे, उन मैनों में फंस गई, वो वहाँ पर मर गई।
16 लड़कियां जनरल साहब को सेना ने जो है हैंड ओवर किया था लेके पाकिस्तान से। जी, वो आपके बारे में एक और जो बात है वो सुनने में आती है कि आपने यहाँ से अपने गांव से और चंडीगढ़ तक का सफ़र साइकिल पे किया, वो कैसे और क्यों किया? वो साइकिल पर साहब इसलिए किया था कि मैं फर्स्ट में ही मैं पेंसिल आया था, इतनी पेंसिल नहीं थी, 500-400 रुपये मिला करते थे, मैं किराया दे नहीं सकता था, इसलिए मेरी साइकिल ये खड़ी, मैं साइकिल से जाया करता था केस लड़ने के लिए। 3 पड़ाव था चंडीगढ़ का, 3 पड़ाव करने के बाद मैं चंडीगढ़ पहुंचता था, चंडीगढ़ से अपनी तारीख लेकर और वापस आ जाता था। जी, कभी मुझे जो कमिश्नर नहीं मिलता था, कभी उनके कोई और नहीं मिलते थे। विवाद किस चीज़ का था? विवाद ज़मीन का था साहब। ये हमारे जो मैं बैठा हूँ प्लाट का ज़मीन जो है 62 आदमियों ने घेर रखी थी, इसका था। जी, और फिर मैंने यहाँ से लेके कोसड़ी से लेके और चंडीगढ़ तक मैंने कोई भी अदालत नहीं छोड़ी। सभी जगह आपने केस लड़े, वहाँ तक जगह, आपका हाँ, केस पहुँचा। सभी जगह। तो अब उस केस का क्या हो रहा है? अभी उस केस का ऐसा है कि अभी मेरे ऊपर जो है कभी कभी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो केस जो है मेरा ज़मीन का इस समय ख़त्म है। अटैक कौन करता है? अटैक राव साहब करते हैं जिनके साथ मैं केस लड़ा था। और फर्स्ट बात यह है कि अभी तक ये ज़मीन का ये ऐसा चल रहा है कि गवर्नर साहब ने मेरा भाई साहब के लिए 1 मुरब्बा अलाट किया था, वो ज़मीन आज तक हमें नहीं दी गई। ना जो है शहीद मेरा भाई के लिए कोई पंचायत ने समाधि बनाने के लिए दी आज तक है। इसका केस पंचायत के साथ चल रहा है, लेकिन पंचायत ने आज तक कोई ज़मीन नहीं दी। और भाई कौन सी लड़ाई में शहीद हुए थे? ले जाएंगे लड़ाई में मेरा भाई साहब शहीद हुए थे 125 जवानों के साथ। 5 जवान बचे थे, वो अरेस्ट किए थे चाइना ने। उसके बाद उसमें से भी एक की डेथ हो गई थी बाद में, बाकी 4 बचे थे। 105 हमारा सीओ था मेजर सीओ शैतान सिंह भी ख़त्म हो गया था। शैतान सिंह के तब गोली लगी तो मेजर साहब ने सोचा कि भाई सीओ के गोली लगी है, इसको उठाओ। मेजर साहब ने उठा के जवानों के मदद से और पहाड़ी के गैप में उसको लिटा दिया गया। मेजर साहब सीओ साहब बोला मेजर शैतान सिंह कि मेरा बेल्ट खोल दीजिए आप। मेजर साहब को बोला, मेजर साहब ने बोला सीओ को साहब हम आपका बेल्ट नहीं खोलेंगे क्योंकि आपके पेट में गोली लग चुकी और आपकी आँखें न आपकी आंतें निकलेंगी, इसलिए नहीं खोलेंगे आपका बेल्ट। मैं सीओ ने जवाब दिया मेरे साहब को कि अगर आप मेरा बेल्ट नहीं खोलते हो तो ब्रेन गन मेरे पास लेके रख दो। स्टेन गन? हाँ, ब्रेन गन भी थी उस समय से हमारे पास। तो बोला मेरे अंगूठे के पैर के उसके वो स्विच लगा दो, मैं फायर करता रहूँगा। ऐसे ही मेरे साहब ने किया, उसके अंगूठे के बांध करके मेरे सीओ तब तक नहीं मरा, तब तक अपने अंगूठे से फायर करता रहा। आखिरी में उसकी डेथ होगी। तो उस लड़ाई में शहीद आपके भाई का क्या नाम है आपके? शोराम जी को आज तक उनके लिए शहीद स्मारक बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई जमीन आज तक नहीं मिली। कोई और सहायता सरकार की तरफ से? ना, कोई सहायता नहीं दी है मेरे को आज तक। मैं 85 साल का हो गया, मेरे को किसी भी मंत्री ने आकर कहे नहीं पूछा तेरे को क्या तकलीफ है। आज तक कोई तकलीफ पूछने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। इसलिए मैं शहीद के लिए संपर्क के लिए एक मुरब्बा ज़मीन के लिए मेरा भाई पत्रकार केस लड़ रहा था, वो अभी 3-4 महीना से डेथ होगी, अभी मैं केस लड़ रहा हूँ। आप गांव के सरपंच भी रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके जो समय था उस समय पे कैसे हालात थे और आपने क्या क्या देखा और गांव के लिए क्या किया?
उस समय साहब सरपंची का जो है यहाँ पर वो चुनाव हुए, तब गांव वाले बोले भाई सर, मैं बोला भाई बलबीर सिंह आपको हम सरपंच बनाना चाहते हैं। मको क्यों मेरा बेइज्जती कराओगे, मेरे को नहीं बनने देंगे। बोला नहीं, हम आपको सरपंच बना के छोड़ेंगे। गांव का आपने उद्धार करना है, इस गांव का, जुड्डी गांव का उद्धार आप ही कर सकते हैं, और कोई सरपंच पैदा नहीं हुआ इस गांव में जो कि इस गांव का उद्धार कर दें। उस समय मैं 666 वोटों से बना था, लेडी सरपंच थी, मैं प्रतिनिधि सरपंच रहा, काम करने वाला मैं था। मैंने जो भी काम करवाया जुड्डी गांव में वैसा कोई नहीं कर सकता। क्या क्या काम हुए थे आपके समय में? मेरे समय में काम, मैंने सबसे पहले गांव की गलियां बनवाई। गलियां बनवाने के बाद मैंने झोड़ छटवाया। शमशान घाट में जगह कोई रास्ता नहीं था, कोई टीन सेट नहीं थी, वो लगवाई। आखिरी में मेरे गांव के अंदर 8 का स्कूल था, मैंने 12 का स्कूल बनवाया मुख्यमंत्री से, और 7 कमरे बनवाए मैंने, और चारों तरफ घेर खिंचवा करके स्कूल का बाउंड्री करवाई। बाउंड्री करवाने के बाद मैंने बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए पाखाने बनवाए, पानी की टंकी लगवाई, हैंड पंप लगवाया, और साइड में जो है, जो स्कूल के साइड में जो रास्ता था नाड़ वाले और झाल में मिलता था, वो ऐसे ही पड़ा था, वो मैंने साफ़ करवा के मैंने इस झाल वाले रोड में बनवा मिलाया, नाड़ वाला रोड। तो क्या वो पहली बार था जब आपके समय में गलियां पक्की हुई? हाँ, पहली बार था। गांव में कोई पक्की गलियां नहीं थी, पहली फर्स्ट टाइम था एक जो है। जुड्डी गांव में कोई गली ही पक्की नहीं थी, ना हरिजनों में थी, ना धानकों में थी, ना वाल्मीकियों में थी, ना हमारे घरों के सामने कोई ऐसा रास्ता था। सिर्फ ऐसे ही पड़ा था बंजड़। एक सरपंच आप भी रहे हैं, एक आजकल के सरपंच भी बनते हैं। हाँ। आजकल वाले सरपंच तो सबसे पहले अपना घर बनाते हाँ, हैं या फैक्ट्रियां बनाते हैं। हाँ। ऐसा काम करते हैं। तो आज की सरपंची और आपकी सरपंची टाइम की में क्या देखते हैं? ना जी, हमने तो किसी से लाल पैसा नहीं लिया। अपने चाय के लिए भी पैसा, चाय तो मैं पीता ही नहीं, लेकिन चाय तक मैंने पैसा नहीं लिया किसी से भी। हमने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से हमारे मुख्यमंत्री चौटाला ने काम करवाया, और कौशले की जिला पार्षद ने, और नाहड़ के चेयरमैन साहब ने, इन्होंने, और कौशिक बीडीपीओ ने पूरा गांव पक्का करवाया। आल गांवों के एरिया बीडीपीओ कौशिक ने काम कराया। बीडीपीओ कौशिक जैसा, कैलाश भाई सरपंच जैसा, और चेयरमैन नाहड़ वाले जैसा आज तक कोई मंत्री या कोई बीडीपीओ पैदा नहीं हुआ काम कराने वाला। बीडीपीओ काम करने वाले एक कौशिक ही थे जो कि ईमानदारी से काम अपने इलाके में काम कर गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया जो कि पक्के काम करवा जाए। आखिरी में मैंने सोचा भाई 12 का तो तुमने बनवा दिया, लेकिन एक काम और कर, तुम मदर से जो है 40,000 रुपये लेके और सेंटर से सेंटर लिया। मेरा भाई पत्रकार था, मेरे भाई का पत्रकार से कंडक्ट था, सेंटर से बयानी से। आखिरी में 40,000 रुपये भर के माँ से लेके और मैं सेंटर ले आया बच्चों के लिए, ताकि दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े, बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये मैंने काम करवाए साहब। आजकल के सरपंचों को क्या सलाह देंगे आप, कैसे काम करें? आजकल के सरपंचों को तो मैं यही सलाह देता कि भाई तुम खाते रहो गवर्नमेंट से लेके, काम तुम लोगों ने करना नहीं, कुछ लेना देना तुम लोगों ने कुछ है नहीं, गरीब के लिए तुम लोग कुछ दिलाना नहीं है, तुम लोग अपने खाओ। आजकल के सरपंच अपनी कोठियाँ बनाते हैं, आज तक कोठियाँ बनाई सरपंचों ने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और भी आपके पास में आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कोई सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आज तक, हाँ, सन 62 से और अब तक, हाँ, कोई भी नुमाइंदा हाँ, आपके यहाँ पे नहीं आया है। तो हाँ, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार? मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमने, हमारे सैनिकों ने, हमने जो है उनकी सेवा की है, आर्मी ने सेवा की है, 13 कमाऊ ने सेवा की है। 13 कमाऊ जैसी यूनिट हिंदुस्तान के अंदर युद्ध लड़ने वाली मैंने नहीं देखी कभी।
तो आजकल मुद्दा एक और भी छिड़ा हुआ है आहिर रेजिमेंट को लेकर के, आपने भी शायद सुना होगा। हाँ। तो वो अहिर रेजिमेंट भी जो बटालियन थी पूरी, उसमें शायद 120 के आसपास जो अहिर भी थे उस हाँ, बटालियन के हाँ, अंदर। ये भी थे। तो यहाँ का अहिरवाल क्षेत्र था पूरा, यही इसी क्षेत्र से मोस्टली लोग थे। आपने बताया आपके भाई भी थे, हाँ। और पूरा अगर हम बात करें तो इसी क्षेत्र के वो लोग थे। हाँ, इसी क्षेत्र के। तो उसको कैसे देखते हैं आप? अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए उनके साथ जो अभी इस मुहिम को खड़ा किए हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ श्रीमान जी कि अहिर यूनिट अवश्य ही खड़ी होनी चाहिए। देश ने अहिर यूनिट को वोट देनी चाहिए, अहिर यूनिट बनानी चाहिए, अहिरों को भर्ती किया जाए। अहिर जैसी 13 कमाऊ जैसी यूनिट कोई हिंदुस्तान के अंदर युद्ध लड़ने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आपकी स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से हाँ। बैठ के, आप फौज में थे, हाँ रिटायरमेंट आए, लेकिन उसके बाद भी आपके पास कभी इतना पैसा हुआ नहीं कि आप अपने घर की हालत को हाँ। सुधार सकें। हाँ। सारा का सारा जो पैसा है वो विवादों में गया, या कहीं की जमीन के लड़ाई के लिए, जो आपने आज भी अपने भाई के लिए भी लड़ रहे हैं आप, और अपनी जमीन के लिए भी आप लड़ रहे हैं। तो ये हालात कैसे बन गए ऐसे? ये हालात ऐसे बने, मैं पेंशन आने के बाद जो है इन्होंने जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया, जमीन पर कब्जा कर रखा था ये, और मेरे को यहाँ से गांव से निकालना चाहते थे। इनका एक ऑफिसर था एसपी, वो बाहर रहता था, वो मेरे को तंग किया करता था कि भाई इसको मारो, और मेरे लिए साहब मेरे ऊपर काफ़ी केस लगाए। बोल भाई इसके पास 6 हथियार हैं, 6 राइफल हैं, 1 पिस्टल है इसके पास, वो चेक किया जाए। आखिरी में एक बार एसएचओ साहब आ गए। एसएचओ साहब मुझे बोला भैया आपके पास हथियार बताए। ये चक्की थी इसमें, मैं इधर बैठा हुआ था। एसएचओ साहब बोला भैया आपके पास हथियार बताए। मैंने बोला जनाब हथियार तो हैं, इस कमरे में दब रहे हैं, आप उन्हें निकाल लो, अगर आपको हथियार मिलते हैं मेरे को अरेस्ट कीजिए। फिर ऐसे तो क्या मिला है? ऐसे तो हंसना लग गया। मैंने साहब हंसते क्यों? तब आपको मिला है, ऑर्डर मिला है, किसी ने बताया है कि भाई इसके पास हथियार हैं, तो आप निकाल लो उनको, आपको मुद्दा मिल जाएगा, मेरे को अरेस्ट कर लो, मेरी सजा हो जाएगी। तो अनर्गल आरोप भी आपके ऊपर लगाते रहे हैं लोग। लगाते रहे। लेकिन अब आज के दिन स्थिति हम देखते हैं, आप फौजी हैं और देश में मतलब फौजियों के प्रति एक माहौल जरूर बन रहा है आज के दिन की, फौजियों को सम्मान की दृष्टि से अब देखा जाने लगा है। तो आप क्या चाहते हैं कि देश के अंदर पूरा देश फौजियों को कैसी नज़र से देखे और फौजियों का सम्मान कैसे करे? मैं तो ये बोलता हूँ जितने भी आर्मी के जवान हैं, हमारे ऑफिसर हैं, हमारे जर्नल हैं, सबको हमने सम्मान किया, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनके परिवार को मदद करनी चाहिए। अगर कोई केस बनता है या कोई शहीद हो जाता है तो उसको जो है सम्मान मिलना चाहिए, उसको जायदाद मिलनी चाहिए, उसको वार्ड मिलना चाहिए। वो भी आज तक जो है सरकार के पास है, सब कुछ है, सरकार के पास क्या हाथ में नहीं है। गरीबों को देखना चाहिए, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं है इस सरकार के अंदर। तो यहाँ हमारे साथ में जो बलबीर सिंह जी हैं वो मौजूद थे और इन्होंने कुछ जो बातें हैं वो रखी है सामने। आज तक ये फौजी होने के नाते एक संघर्षपूर्ण जो ज़िंदगी है वो बिताते रहे हैं। इतने साल हो गए इनको रिटायरमेंट आए हुए, लेकिन आज तक अपने लिए कुछ बना नहीं पाए इस घर के अलावा। आप देख सकते हैं कि इनके घर के जो हालात हैं वो कैसे हैं। इस कोठड़ी के अंदर, इस घर के अंदर ये रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा पैसा गया तो आखिर गया कहाँ? ये लगातार अपनी इसी ज़मीन के लिए जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, इसके ऊपर इन्होंने बताया कि कब्जा था, इस ज़मीन को छुड़वाने के लिए लगातार केस लड़े हैं और अब तक भी उन्हीं केसों के अंदर इनका जो सारा पैसा है वो खपता रहा है। अब उससे अगली बात पर अगर हम आएँ तो ये उसी केस के लिए यहाँ से साइकिल के ऊपर जा कर के चंडीगढ़ जाते थे और वहाँ पे अपना जो केस है उसके लिए तारीख लेकर के आते थे। तो कितना संघर्ष इन्होंने किया होगा। साथ में इनके जो भाई साहब हैं वो
रेजांगला में शहीद हुए 1962 की जो लड़ाई थी वहाँ वो शहीद हुए, उनको भी आज तक सम्मान नहीं मिल पाया। अपनी खुद की ज़मीन में इन्होंने एक जो छोटा सा स्मारक है वो ज़रूर बनाया है, लेकिन अभी तक भी इनके भाई को भी अगर हम कहें कि सम्मान नहीं मिला है या न्याय नहीं मिला है, तो उनको भी आज तक कोई न्याय मिल नहीं पाया है। इन्होंने साफ तौर पे अहीर रेजिमेंट के बारे में भी बोला है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए और उस टुकड़ी जैसे वीर पूरे भारत में मिलेंगे नहीं जिन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। और किस तरीके से लड़ाई लड़ी वो भी इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जब वहाँ पे जो इनके फौजी जवान हैं उनको पेट में भी गोली लगी, तो उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि मेरे पैर से जो गन है वो बांध दीजिए ताकि मैं लास्ट तक, जब तक मेरी सांसें चलती रहें तब तक मैं फायर करता रहूं। और तब तक वो लोग फायर करते भी रहे। तो कितनी जो कठिनाइयां हैं वो सामने आई होंगी और किस प्रकार से पूरी की पूरी जो लड़ाइयां हैं वो लड़ी गई होंगी। लेकिन एक जो जवान है, जो फौजी है, उसका जीवन शुरुआत से लेकर आखिर तक, ना सिर्फ जब वो फौज में रहता है बल्कि जब घर आ जाता है तो उसके बाद भी कैसी जो ज़िंदगी है संघर्षपूर्ण वो जीता है। तो आज का जो संघर्ष है इनका वो आज तक भी चल रहा है और अभी भी आप इनके हालात देख सकते हैं। तो इनको देखते ही आप समझ सकते हैं कि हाँ ये फौजी ही होंगे। और वो भी एक पहला टाइम था कि जब इन फौजी को यहाँ गांव का सरपंच बनाया गया, तो उस समय पे फर्स्ट टाइम, पहली बार इस गांव के अंदर पक्की गलियां बनी और गांव का उद्धार शुरू हुआ। जबकि आज के सरपंचों के बारे में भी ये साफ तौर पे बोल चुके हैं कि आज के जो सरपंच हैं वो सिर्फ अपने घर बनाने के काम करते हैं, अपने लिए कोठियां बनाते हैं, जबकि गांव का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये इन लोगों के लिए भी एक सबक और सीख ज़रूर हो सकती है कि एक सरपंच होने के बाद भी, फौज में नौकरी करने के बाद भी इनके पास में जो आप पीछे देख रहे हैं ना, यही इनकी संपत्ति है। ना कि इन्होंने कोई कोठियां बनाई हैं और ना ही इन्होंने अपने लिए कोई ऐसे महल खड़े कर लिए हैं कि जिसके बलबूते पर ये बता सकें कि हाँ मैं भी सरपंच था। तो आप लोग भी थोड़ा सा सरपंच के नाम पे शर्माइए और अपने लिए वो चीज़ें खड़ी ना कीजिए कि आने वाली जो पुश्तें हैं वो आपके ऊपर शर्म करने लगें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।